हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ग्रोथ पॉइंट बीजीपी में। फ्रेंड्स, पिछले वीडियोस में हम लोगों ने अध्याय 1 और अध्याय 2 चैप्टर को जो है कंप्लीट कर लिया था एनसीईआरटी के इस बुक से। जो साइंस का टोटल सॉल्यूशंस इसमें दिया गया है 6 टू लेकर के कितना तक दिया गया 10 तक के जितने भी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स के प्रश्न है बने हैं इनमें उन सभी को दिया गया है। यानी कि आप कह सकते हैं कि इनमें जो है निचोड़ है, साइंस का निचोड़ दिया गया है। एक भी प्रश्न जो है आपके परीक्षा से बाहर नहीं जाने वाला है। आइए देखते हैं इनमें किन किन चैप्टर्स को हम लोगों ने अभी पढ़ा है। चैप्टर नंबर 1 पढ़ चुके हैं जो कि भोजन के घटक था, और चैप्टर 2 जो है वस्तुओं के समूह बनाना, इनको भी पढ़ लिए थे। और आज का हम लोग जो है अध्याय 3 और अध्याय 4 को कवर करेंगे, जिसमें कि दिया गया है पदार्थों का पृथक्करण और पौधों को जानिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, अपने वीडियोस की ओर आते हैं। तो फ्रेंड्स, चैप्टर 3 देखिए क्या कह रहा है कि पदार्थों का पृथक्करण करना। इस अध्याय में हम लोग पढ़ेंगे पदार्थों को अलग करना। आइए इनके टॉपिक्स को पढ़ते हैं। यौगिक का पृथक्करण केवल रासायनिक विद्युत रासायनिक विधि से किया जाता है, ठीक है, जबकि मिश्रण का पृथक्करण जो है वो भौतिक विधि से किया जाता है। ठीक है, अगले पॉइंट को देखते हैं। कुछ भौतिक विधि निम्नलिखित प्रकार से हैं। कौन कौन सी विधि है, पहले इनको देखते हैं। चालन विधि, ठीक है, चालन विधि में इनका उपयोग किसमें होता है कि इनमें वस्तुओं को विभिन्न प्रकार के छानन पत्र का उपयोग द्वारा जो है शुद्ध किया जाता है। जैसे कि उदाहरण की बात करें तो अनाज एवं कंकर का मिश्रण, इसको हम लोग जो अलग करते हैं वो छानन विधि के द्वारा करते हैं। आटा से चोकर या गेहूं को अलग करना, इन सभी को हम लोग चालन विधि से जो है इनको अलग करते हैं। अगला पॉइंट है इसका निस्यंदन। इसका उपयोग क्या है, विभिन्न प्रकार के माध्यम का उपयोग करके पदार्थ को शुद्ध किया जाता है। ठीक है, जैसे कि इसके उदाहरण को बात करते हैं, उदाहरण की तो पानी का भूमि में प्रवेश करना और चाय घी गंदी पानी को शुद्धिकरण करना, ये इनके उदाहरण है निस्यंद के। अगला टॉपिक है इनका आसवन विधि। तो आसवन का इसका उपयोग होता है अलग अलग पदार्थों का अलग अलग क्वथनांक पर जो है शुद्धिकरण किया जाता है। ठीक है, और इसके उपयोग समुद्र जल का शुद्धिकरण, सभी प्रकार के जल की प्राप्ति होती है। प्रभावी आसवन विधि में इनका देखिए क्या, प्रभावी आसवन विधि में इनके जो है जिस पदार्थों के क्वथनांक में कम अंतर यानी कि 25 से 30 डिग्री तक का होता है। ठीक है, और इनके उपयोग देखिए पेट्रोलियम एवं वायु का शुद्धिकरण करना। थ्रेशिंग विधि में आइए, थ्रेशिंग विधि में क्या चीज़ का उपयोग होता है। थ्रेशिंग विधि में जो उपयोग होते हैं मशीनों के द्वारा अनाज का शुद्धिकरण, और इसके उदाहरण क्या है, जैसे कि टंडल से अनाज का अलग करना। ठीक है, अगला पॉइंट है कि मंथन। इसके उदाहरण क्या है, इसके जो आपके उपयोग है कि घूर्णन गति में अब केंद्रीय बल द्वारा वस्तु का पृथक्करण करना, और इनके उदाहरण है दूध से मक्खन का अलग करना, वॉशिंग मशीन में कपड़ों का अलग होना, ये इनके उदाहरण है मंथन के। अगले पॉइंट की बात करें, निष्पादन विधि में क्या होते हैं, इनका उपयोग क्या होता है, पवन के सहायता से अनाज से भूमि को अलग करना, और इनके उदाहरण क्या है, जैसे कि धान गेहूं चावल मक्का हवा के सहायता से शुद्धिकरण किया जाता है। अगले पॉइंट की आ रहते हैं निस्तारण। निस्तारण में क्या होता है, इनके उपयोग होते हैं कि विलयन के ऊपरी भाग को अलग करना। ठीक है, और इनके जो उदाहरण है कि दूध से मलाई को, छाछ से फेन, मलवा क्रीम को घी से अलग करना। ठीक है, अंतिम है इनका अवसादन विधि। इनमें जो है इनका उपयोग क्या होता है, विलयन के निचला भाग शुद्धिकरण करना। ठीक है, और इनके जो उदाहरण है घी से अवशेष, चाय से पत्ती, कुछ धातु का शुद्धिकरण करना। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य को पढ़ते हैं। इनमें क्या दिया गया है कि कपास के बीज से रेशे को अलग करना क्या कहलाता है, कपास से बीज के रेशे को अलग करना जो है वो आपका ओटना कहलाता है, गिनिंग कहलाते हैं। ठीक है, आइए अगले इनके पॉइंट को देखते हैं। द्रव्य तथा उसमें अभिलेय पदार्थ को किस विधि द्वारा अलग किया जाता है।
तो किस विधि के द्वारा अलग करते हैं हम लोग? निस्यंदन विधि के द्वारा हम लोग जो है इनको अलग करते हैं। अगले पॉइंट की बात करें तो अगला पॉइंट है कि किसी विलयन में आवश्यकता ठीक है से कम विलेय पदार्थ होने पर असंतृप्त एवं आवश्यकता जितना होने पर असंतृप्त तो आवश्यकता से अधिक होने पर क्या कहलाता है? तो असंतृप्ति कहलाती है। ठीक है, अगला पॉइंट है इसका कि किसी विलयन को गर्म करने पर उनकी विलेयता क्या होगी? तो उनकी विलेयता बढ़ जाएगी। अगले पॉइंट की बात करें तो अगला पॉइंट है कि दूध में कॉर्नफ्लेक्स का मिश्रण किस विधि के द्वारा होता है? तो दूध में किस विधि के द्वारा? तो निस्यंदन विधि के द्वारा होता है। ठीक है, अगले पॉइंट की बात करते हैं हम लोग। तो मक्खन से घी प्राप्त किया जाता है, तो मक्खन से घी किसमें प्राप्त करते हैं? फिल्ट्रेशन एवं निस्तारण द्वारा करते हैं हम लोग। अगला पॉइंट है कि पानी एवं कॉपर सल्फेट के विलयन को अलग किया जाता है, किसके द्वारा अलग किया जाता है? वाष्पीकरण के द्वारा अलग किया जाता है। अगले पॉइंट को देखते हैं। बर्फ या ठंडा पानी के ग्लास के बाहरी सतह पर पानी की बूंद का बनना किसके कारण होता है? वायुमंडलीय जलवाष्प का संघनन के कारण होता है। ठीक है, कंडेंसेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक वाटर वेपर प्रेशर, ठीक है, वेपर में होता है। आइए अगले पॉइंट को देखते हैं जो कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चंस इसमें दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन है, ये बुक के प्रश्न है। पहली ने एक थैले में कुछ सब्जियां जैसे कि फ्रेंच बीन्स, भिंडी, हरी मिर्च, बैगन और आलू सभी मिलाकर खरीदे। पृथक्करण की निम्नलिखित विधियों में से कौन सी विधि उनके लिए पृथक करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होंगे? यानी कि किस विधि से हम लोग इनको अलग करेंगे और जो सबसे अच्छा विधि होगा उनको क्या कहेंगे हम लोग? ऑप्शन नंबर देखते हैं। निश्वासन, चालन, थ्रेशिंग, हस्त चयन, यानी कि इसको हम लोग जो है ऑप्शन नंबर डी हस्त चयन विधि से हम लोग आसानी से इसको पृथक्करण कर लेंगे। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बूझो की दादी मधुमेह से पीड़ित है, यानी कि डायबिटीज से पीड़ित है। उसके डॉक्टर ने उसे कम वसा वाली लस्सी लेने की सलाह दी है। इसे बताने के लिए बूझो के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे उपयुक्त होगी? तो इसमें से कौन सी विधि सबसे उपयुक्त हो जाएगी? तो आइए देखते हैं। निस्पंदन, निस्तारण, मंथन और अंतिम क्या है इसका? निष्वासन। ठीक है, तो इनके आंसर हो जाएंगे मंथन विधि के द्वारा हम लोग जो है सबसे ज़्यादा उपयुक्त हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, प्रश्न संख्या 3 क्या कह रहा है कि निष्पादन विधि का उपयोग करके आप निम्नलिखित में से किस मिश्रण को अलग कर पाएंगे? तो दूध में कॉर्नफ्लेक्स, ठीक है, दूध में कॉर्नफ्लेक्स जो है निष्पादन विधि के द्वारा हम लोग अलग करेंगे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि टंडल के बंडलों से अनाज को अलग निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे उपयुक्त होगी? तो कौन सी विधि सबसे उपयुक्त हो जाएगी आपका? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा थ्रेसिंग विधि, यानी कि थ्रेसिंग विधि से जो हम लोग टंडल के बंडलों के अनाज को अलग करेंगे। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे दिए गए मिश्रण क्या कह रहा है? 1 नंबर में कि राजमा और काबुली चना, दाल और चावल, राइस फ्लेक्स और मक्का, आलू चिप्स और बिस्किट, तो इनमें से किसे निष्पावन की विधि से अलग किया जा सकता है? कौन सी विधि से? निष्पावन विधि से अलग किया जाता है। तो हम लोग जो है निष्पावन विधि से हम लोग राइस, फ्लेक्स और मक्का, ये 3 हो जाएगा। और अंतिम क्या हो जाएगा? आलू चिप्स और बिस्किट, यानी कि 3, 4 जो इनका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है? डी में। ठीक है, 3, 4 ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। क्वेश्चन नंबर 5 के आंसर है। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न हमारा 6 नंबर है कि चपाती बनाते समय पहेली ने पाया कि प्रयोग किया जाने वाला आटा गेहूं के दानों के साथ मिला हुआ था। ठीक है, अनाज को आटे से अलग करने के लिए निम्नलिखित में से
कौन सा तरीका सबसे उपयुक्त होगा? तो कौन सा तरीका सबसे उपयुक्त हो जाएगा? आटा जो है गेहूं के साथ मिला हुआ है, तो कौन से विधि के द्वारा हम इसे सबसे अलग कर सकते हैं? तो चालन विधि हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की ओर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अपने देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, अपने घर पर मक्खन और क्रीम से बनाते हुए देखा होगा कि अवशेषों से अलग करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो किस विधि का हम लोग उपयोग करते हैं? निस्तारण और निस्पंदन विधि का हम लोग करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 2, 3, यानी कि किस ऑप्शन में है 2, 3? 2 और 3 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, एक गतिविधि में एक शिक्षक ने अपने देखिए प्रश्न कर रहा है, एक गतिविधि में एक शिक्षक ने पानी से आधे भरे ग्लास में थोड़ी मात्रा में ठोस कॉपर सल्फेट घोला और विलयन से ठोस कॉपर सल्फेट को वापस प्राप्त करने के लिए कौन सी विधि का उपयोग करेंगे? तो किस विधि का उपयोग करेंगे? वाष्पीकरण के विधि का उपयोग करेंगे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि ग्रीष्मकाल यानी कि गर्मी में बूझो पारदर्शी प्लास्टिक की बोतल में पानी लेकर विद्यालय जाता है। एक दिन अपने बोतल स्कूल छोड़ दी और बोतल में अभी कुछ पानी बचा हुआ था। अगले दिन उसने बोतल के खाली हिस्सों की भीतरी सतह पर कुछ पानी की बूंदों को देखा। तो इन बूंदों का निर्माण किसके कारण हुआ? तो इन बूंदों का निर्माण ऑप्शंस को देखते हैं किन कारण से हुआ। उबलना और संघनन, और बी में कह रहा कि वाष्पीकरण और संतृप्त वाष्पीकरण और संघनन, यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। वाष्पीकरण और संघनन विधि के द्वारा जो है उसके बोतल पर बुलबुले जैसे पहचान बन गए थे। अगले प्रश्न की ओर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। पहेली ने बूझों को एक गिलास पानी मांगा, उसने एक गिलास बर्फ का ठंडा पानी दिया। पहेली ने गिलास की बाहरी सतह पर पानी की कुछ बूंदों को देखा और बूझों से पूछा कि पानी इन बूंदों का निर्माण कैसे हुआ? निम्नलिखित में से उनका आंसर बताना है। तो कैसे हुआ इनका निर्माण? ऑप्शंस को देखते हैं। पहला नंबर कह रहा है कि गिलास से पानी का वाष्पीकरण। दूसरा नंबर कह रहा है कि पानी जो गिलास से रिस रहा था। अगला है कि वायुमंडलीय जलवाष्प का वाष्पीकरण। अंतिम है कि वायुमंडल जलवाष्प का संघनन। इनका आंसर यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आइए कुछ अभ्यास एनसीईआरटी के अभ्यास से भी प्रश्न दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 11, रेत और जल के मिश्रण में रेत भरी कण तली पे बैठ जाती है, तो इसे किस विधि के द्वारा जो है अलग किया जा सकता है? तो किस विधि द्वारा अलग करते हैं? निस्तारण विधि के द्वारा अलग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा निस्तारण विधि। अगले प्रश्न की बात करें तो 12 नंबर प्रश्न कह रहा है कि द्रव्य तथा उसमें अविलेय पदार्थ के अवयवों को जिस विधि से अलग किया जा सकता है वह विधि कौन सी कहलाती है? निस्यंदन विधि कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 13, धान के दोनों डंडियों से पृथक करने की विधि को क्या कहते हैं? तो धान के दोनों डंडियों से पृथक यानी कि अलग करने की विधि को हम लोग थ्रेशिंग कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नमक और चीनी के मिश्रण को अलग करेंगे, किस विधि के द्वारा अलग करेंगे? नमक और चीनी के मिश्रण को निस्यंदन विधि के द्वारा अलग करेंगे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 में 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी एक कपड़े पर दूध को उधेड़ते हैं तो मलाई उस पर रह जाती है, तो पृथक्करण की कौन सी विधि है? तो ये पृथक्करण की जो है निस्यंदन विधि है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। समुद्री जल से नमक प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? समुद्री जल से नमक प्राप्त करने की प्रक्रिया जो है वो वाष्पीकरण कहलाती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें तो अनाज से पत्थरों को किस विधि से अलग करेंगे? तो अनाज से
पत्थरों को किस विधि के द्वारा अलग करेंगे? हस्तचालन विधि के द्वारा अलग करेंगे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 समाप्त होता है। अगले चैप्टर की ओर आते हैं, अध्याय 4 में। अध्याय 4 क्या कह रहा है? पौधे को जानिए, गेटिंग टू नो प्लांट्स। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इनके पॉइंट्स कह रहा है कि पौधे की लंबाई एवं आकार के हिसाब से 3 भागों में बांटा गया है। यानी कि पौधे की लंबाई और आकार के हिसाब से इनको 3 भागों में बांटा गया है, ए बी सी करके बांटे हैं। ए भाग में क्या क्या कह रहा है कि हर्ब्स, यानी कि शाख। तो शाख क्या है? यह एक छोटा सा, हर्ब्स के बारे में अब कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। यह एक छोटा एवं अत्यधिक कोमल होते हैं। कौन? हर्ब्स जो है एक छोटा और अत्यधिक कोमल होता है। इनका प्रयोग मानव आहार के रूप में भी करता है, यानी कि इनको खाने के रूप में भी करते हैं मानव। अगला पॉइंट है कि यह विभिन्न प्रकार के खनिज लवणों का स्रोत है। बिल्कुल सही है। अगला पॉइंट है, उदाहरण इनके जैसे कि पालक हो गया, घास हो गया, ये सभी क्या है? हर्ब्स है, और हम लोग जो है इनको आहार के रूप में खाते भी हैं, पालक को। ठीक है, आइए अगले पॉइंट की ओर आते हैं। इनमें ये देखिए, फिगर के द्वारा, डायग्राम के द्वारा इसको समझाया गया है। शाख, ये जो है आपका टोटल क्या है? शाख है। ऑप्शन नंबर बी को देखते हैं, इसके बी पार्ट को। तो बी पार्ट में आते हैं झाड़ी। ठीक है, झाड़ी के बारे में कह रहा है कि यह एक छोटा एवं घना होता है। झाड़ी क्या होता है? एक छोटा और घना सा होता है। और इसके पॉइंट देखिए क्या कह रहा है कि यह सामान्यतः कोमल एवं कठोर भी होते हैं। झाड़ी क्या होते हैं? आप जंगलों में देखे होंगे, झाड़ी क्या होते हैं कि कोमल भी होते हैं और कठोर भी होता है। कुछ कुछ झाड़ी को हटा करके रास्ता बनाया जा सकता है। अगला पॉइंट को देखते हैं कि इसका प्रयोग औषधि के रूप में भी किया जाता है। बिल्कुल सही है। जैसे कि उदाहरण के लिए अनार हो गया, मिर्ची हो गया, मेहंदी हो गया, बैगनी हो गया। तो ये सभी क्या है? छोटे छोटे झाड़ी हैं। ठीक है, आइए अगले पॉइंट की ओर आते हैं। आइए इनके फिगर्स को देख लीजिए। फिगर में कमजोर तने वाले पौधे जो खड़े नहीं हो सकते हैं। ठीक है, इसको विसर्पी लता कहते हैं। नोट में दिया गया है इन बातों को। इनके अगले पॉइंट है, कुछ पौधे किसी वस्तु के सहारे ऊपर चढ़ते हैं, यानी कि आरोही क्रम कहलाता है उनको। ठीक है, आइए देखते हैं। जैसे कि फिगर में दिया गया है कि आप देखे होंगे कि जैसे कि कद्दू के पेड़ जो होते हैं, लत जो होते हैं, अगर उसमें रस्सी का सहारा दिया जाता है तो जिस दिशा में उसको ले जाया जाता है वो उस दिशा में चले जाते हैं। ठीक है, आइए पॉइंट सी नंबर की बात करें, पौधा या वृक्ष। पौधे या वृक्ष के बारे में बात करते हैं। तो वृक्ष का निम्नलिखित भाग होता है। तो कौन कौन से भाग होते हैं? देखिए, फिगर के द्वारा ये डायग्राम से समझाया गया है। ये ऊपर वाला जो है ये पुष्प कहलाता है। ठीक है, और ये नीचे वाला जो दिया गया है इस तरीके का, ये फल है। ये जो मोटा लाइन है वो तना है, यानी कि स्तंभ भी कहते हैं। और ये पत्ती है, कलिकाएं हैं, प्राथमिक मूल है, द्वितीयक मूल है। ठीक है, इन सभी को हम लोग क्या कहेंगे? प्रोह तंत्र कहेंगे। हम लोग जो है अभी चैप्टर पढ़ रहे हैं पौधे के बारे में। ठीक है, छोटे छोटे पॉइंट्स जो है इनको जानना है पौधे के बारे में। आइए जड़, इसमें दिया गया है जड़ के बारे में। तो जड़ क्या है? उसको पढ़ते हैं रूट, जिसको हम लोग इंग्लिश में रूट कहते हैं, जड़ कहते हैं। इनके पॉइंट्स है, इनमें नोड एवं एंटी नोड नहीं होते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है, इनका वृद्धि ऋणात्मक प्रकाशानुवर्तन एवं धनात्मक गुरुत्वाकर्षण होता है। ठीक है, और अगले पॉइंट को देखते हैं, जड़ चूषक या सक्शन बल द्वारा एवं कोशिका प्रासरण विधि के द्वारा होते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, मिट्टी से जल एवं खनिज लवण का अवशोषण होता है। अगला पॉइंट है, यह भोजन संग्रह के कारण फूल जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल में मूली, गाजर, चुकंदर इत्यादि। अगले पॉइंट की बात करें तो एक बीज पत्री, जिसको हम लोग साइक्लेडोनस पौधा का जड़ रेशेदार होता है। ठीक है, अगला है कि द्विपत्री बीज। ठीक है, पौधे का जड़ मूसलाधार होगा द्विपत्री बीज में। अगले पॉइंट की बात करते हैं, तो अगले पॉइंट है वस्तु, और आपको जड़ के बारे में कुछ डायग्राम नोट्स दिए गए उनको पढ़ना है। तो मूली,
ये जो मूली है इनका जड़ क्या होता है, तुर्क रूपी जड़ होता है। अगला पॉइंट है कि गाजर, गाजर का जड़ होता है वो शंकु रूपी होता है, शंकु के आकार का होता है। और चुकंदर का जो जड़ होता है वो शंकु रूपी के आकार का होता है। गाजर चुकंदर दोनों का जो है जड़ एक जैसा होता है। तने की बात करते हैं, तना की बात करते हैं जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रंक कहते हैं। इनके जो पॉइंट्स है इनमें नोड एवं एंटी नोड होते हैं। इसका पॉइंट्स अगला पॉइंट है, इनका वृद्धि जो है धनात्मक प्रकाशानुवर्तन एवं ऋणात्मक गुरुत्वाकर्षण होता है। ठीक है, अगले पॉइंट की बात करें इसके, तो रेगिस्तानी पौधा जो होते हैं वो नागफनी का पत्ता तना के रूप में विकसित होता है। अगला पॉइंट है कि कुछ खाने योग्य तना, ठीक है, जैसे कि आलू, प्याज, अदरक, हल्दी और लहसुन, ये सभी क्या है, तना है। और ये तना ऐसे तना है जिसको हम लोग खाते हैं। अगला पॉइंट है कि मरुस्थलीय पादप में प्रकाश संश्लेषण तना द्वारा ही होता है। ठीक है, ये देखिए नोट, इस बात को नोट कर लेना है कि पत्ती को तना से वर्णवृत्त जोड़ते हैं। अब आते हैं अगले पॉइंट सी नंबर पे, जिसको पत्ती के बारे में जानकारी दी गई। पत्ती क्या है, पत्ती एक रंग हरा क्लोरोफिल के कारण होता है। पत्ती का रंग जो होता है वो हरा होता है, किनके कारण, क्लोरोफिल के कारण होता है। अगला पॉइंट है कि क्लोरोफिल का मुख्य घटक जो है वो Mg है, यानी कि मैग्नीशियम है। और Mg का रासायनिक Mg की संख्या कितनी होती है, 12 होती है। अगला पॉइंट है कि पत्ती में प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेटिक्स की क्रिया होती है। अगला पॉइंट है कि पत्ती को पौधा का रसोई घर भी कहा जाता है। अगला पॉइंट है पत्ती के रंध्र से जलवाष्प की हानि वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। अगला पॉइंट है कि रंध्र यानी कि जिसको हम लोग स्ट्रोमेटा कहते हैं, रंध्र को खोलने के लिए जल एवं बंद करने के लिए पोटेशियम की आवश्यकता होती है। अगला पॉइंट है कुछ पत्ती वाष्पोत्सर्जन को रोकने के लिए कांटे के रूप में परिवर्तित हो जाती है। अगला पॉइंट है ब्रायोफाइलम में जनन पत्ती के माध्यम से होता है। ठीक है, ये हम लोग पत्ती के बारे में पढ़ रहे थे। आइए इनके फिगर से देख लेते हैं कि ये पटल है, ठीक है, और ये क्या है, पर्णवृत्त है, ये वाला भाग पर्णवृत्त। पुष्प के बारे में बात करें, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन डी नहीं, पॉइंट डी, पुष्प के बारे में बात करते हैं, फ्लावर। यह पौधा का मुख्य जनन अंग है। पुष्प जो है पौधे का मुख्य जनन अंग है। इसमें सबसे निचली बाह्य दल पुंज होते हैं और जिसमें कि क्लोरोफिल पाया जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट है कि बाह्य दल पुंज के बाद दल पुंज होते हैं जो विभिन्न रंग का होता है। ठीक है, मादा जनन भाग, जो कि मादा जनन भाग क्या हो गया, अंडाशय हो गए, वर्तिका एवं वर्तिकाग्र, ये सभी भाग जो है वो मादा जनन भाग है। और नर जनन भाग कौन कौन से हो गए, पुंकेश्वर हो गए, पुमांग हो गए, ये जो है नर जनन भाग हो गए। अगले पॉइंट की ओर आते हैं। नोट करने वाली बात है इनमें कि फल का निर्माण अंडाशय एवं बीज का निर्माण बीजांड से होता है। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में है, इनको डिस्कशन करेंगे। जालिका रूप सिरा विन्यास पत्तियों का जड़ होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मूसलेधार कहते हैं। ठीक है, मूसला कहते हैं। अगला पॉइंट है कि समांतर सिरा विन्यास युक्त पत्तियों का जड़ होता है। क्या कैसा होता है पत्तियों का जड़, रेशेदार होता है। अगले पॉइंट की बात करें तो प्रांकुर का बीज यानी कि प्रांकुर का बीज से ऊपर की ओर तथा मूलांकर का निर्माण क्या कहलाता है, नीचे जड़ होता है। अगले पॉइंट की बात करते हैं हम लोग, बीज भ्रूण में तथा भ्रूण विकसित होकर निर्माण करता है किसका, नवभिद का निर्माण करता है। अगला पॉइंट है तना का प्राथमिक कार्य नहीं है प्रकाश संश्लेषण करना, तना का प्राथमिक कार्य नहीं है। पुष्प का मादा भाग क्या होता है, कलंग, शैल और अंडाशय, ये जो है पुष्प के मादा भाग है। अगले पॉइंट की बात करें तो फ्रेंड्स, प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक है, हम जानते हैं प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल
ठीक है, और CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, इन सभी चीज़ों का जो है उपयोग होता है। अगले पॉइंट की बात करें तो प्रकाश संश्लेषण में मुख्यतः उत्पादक होते हैं और कार्बनिक होते हैं, जिसको कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। अगला पॉइंट है प्रकाश संश्लेषण का उप उत्पाद है O2, O2 है उप उत्पाद। ठीक है, अगले पॉइंट की बात करते हैं हम लोग। ये जो है पौधे के बारे में कुछ मोटे मोटे तथ्य थे। आइए अब इनसे एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर क्वेश्चंस जो बन रहे हैं उनको देखते हैं। आप घास में निम्नलिखित में से किन विशेषताओं का संयोजन देखेंगे? क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि आप घास में निम्नलिखित में से किन विशेषताओं का संयोजन देखेंगे? तो किन विशेषताओं का संयोजन देखेंगे? आइए देखते हैं ऑप्शन को। तो इनके आंसर हो जाएंगे समांतर शिरा विन्यास और रेशेदार जड़, ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तने की विशेषता और पौधे की श्रेणी के बीच सही मेल है? तो तने की विशेषता और पौधे के बीच सही मेल है। तो कमजोर तना जो सीधा खड़ा नहीं हो सकता उसको हम लोग क्या कहते हैं? लत कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे, निम्नलिखित में से कौन सा तने का प्राथमिक कार्य नहीं है? तो तने का प्राथमिक कार्य नहीं है आपका हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, फोटोसिंथेटिक्स जो है वो तने का प्राथमिक कार्य नहीं है, ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। निम्न में से कौन सा सही मेल नहीं है? तो सही मेल नहीं है क्वेश्चन 4 कह रहा है। तो पूर्णवृत्त यानी कि पत्ती को तने से जोड़ना ये तो सही है, और पटल पत्ती को हरा चपटा भाग है, ये भी सही है। किनारा पत्ती को आकार देता है, ये भी सही है। तो आइए अंतिम देखते हैं। सिराएं वाष्पोत्सर्जित होती है, ये गलत है, यानी कि नेगेटिव का आंसर नेगेटिव हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5 में कि प्रकाश संश्लेषण के बारे में निम्नलिखित में से वाक्य को पढ़ना है। तो कौन से वाक्य होगी? सूरज की रोशनी, ऑप्शन ए देखते हैं। सूरज की रोशनी, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल और पानी आवश्यक है, बिल्कुल सही है प्रकाश संश्लेषण के बारे में। और अगला देखते हैं। ऑक्सीजन सोख लेती है, ठीक है, ऑक्सीजन सोख लेती है, ये भी सही है। पत्तियां प्रकाश संश्लेषित करती हैं, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो होता है क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा प्रोटीन बनते हैं। देखिए किन ऑप्शंस में दिया गया है इसका। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1 और 3, 1 3 हो जाएंगे, यानी कि इनके आंसर जो है ऑप्शन नंबर 1 और 3 हो जाएंगे, यानी कि आपका ये सूरज की रोशनी और पत्तियां प्रकाश संश्लेषित करती है, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द फूल के मादा भाग का निर्माण करता है? तो कौन सा शब्द फूल के मादा भाग का निर्माण करता है? तो अभी हमने पढ़ा था कि कलंक, शैली और अंडाशय, ये तीनों जो है वो फूल के मादा भाग का निर्माण करेगा। आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। एनसीईआरटी के अभ्यास में आते हैं। एनसीईआरटी के अभ्यास का 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पुष्प के किस भाग में अंडाशय होता है? तो पुष्प के किस भाग में अंडाशय होता है? स्त्री केसर में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है यदि किसी पौधे की पत्ती में जलिकाएं रूपी सिराएं संन्यास है तो जड़ें होंगी। तो कौन सी जड़ें होंगी? इसकी जड़ें जो होंगी वो मूसला जड़ हो जाएंगी, ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि संयुक्त बाह्य दल वाले पुष्प कौन से हैं? तो संयुक्त बाह्य दल वाले पुष्प जो है वो गुल्हड़ है, ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। निम्न में से किसमें फूल होते हैं? तो किसमें फूल होंगे? मिर्ची में फूल होंगे, टमाटर में भी फूल होता है, और गेहूं में नहीं होता, आम में भी फूल होता है जो मंजरा कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11 कि पत्ती का वह भाग जिसके द्वारा वह तने से जुड़ी होती है
तो उस भाग को क्या कहते हैं हम लोग? उस भाग को वर्णवृत्त कहते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में, पत्तियां क्रिया द्वारा जलवाष्प को वायु में निकालती है, तो किस क्रिया द्वारा निकालती है? वाष्पीकरण के द्वारा निकालती है। और अंतिम प्रश्न है चैप्टर नंबर 4 का, अध्याय 4 का, पौधे के उस भाग का नाम क्या है जो भोजन बनाता है? तो पौधे के उस भाग का नाम हो जाएगा आपका पत्ती हो जाएगा, जड़ हो जाएगा और तना हो जाएगा, यानी कि तीनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है। अगर आप सभी को हमारा एक छोटा सा प्रयास अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक करें, ताकि आने वाला सबसे पहला वीडियो आप तक पहुंच पाए। आप सभी का धन्यवाद, शुक्रिया।